हेलो बच्चों, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रैपिड रिवीजन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जीओसी की थ्योरी पढ़ी थी। आज की क्लास में हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बट फिर भी कुछ थ्योरी का पोर्शन लास्ट क्लास में जो रह गया था एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, उसे पहले यहाँ पूरा करूँगा और उसके बाद में जीओसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइंस। अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, जैसे SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन ऑफ HX प्लस वाटर, ऐसी कुछ रिएक्शंस में कार्बोकेटाइंस बनते हैं। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में भी कार्बोकेटाइन बनता है। तो जहां कार्बोकेटाइन बनते हैं वहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। अब रीअरेंजमेंट क्या है? डेफिनेशन ये है कि माइग्रेशन ऑफ ए ग्रुप और एन एटम विद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन पर उसकी पास वाली पोजीशन से कोई ग्रुप या कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ शिफ्ट हो जाए, उसे ही क्या कहा जाएगा? रीअरेंजमेंट कहा जाएगा। जैसे ये कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। इस प्राइमरी कार्बोकेटाइन में ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। इस कार्बन पर अगर यहां से हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर शिफ्ट हो जाए तो इसे रीअरेंजमेंट कहा जाएगा। और रीअरेंजमेंट से हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। तो अगर ये H माइनस के फॉर्म में उठकर यहां से आ जाए इस जगह, तो ये तो बन जाएगा CH3 और यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और ये कैटायन बन जाएगा। इस तरह का कैटायन बनेगा। ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ज्यादा स्टेबल है। इंटरमीडिएट जो रिएक्टेंट वाला इंटरमीडिएट था, ये मोर स्टेबल है। रीअरेंजमेंट इसीलिए होता है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो कोई ग्रुप शिफ्ट होकर उस कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है तो जरूर बढ़ाता है। ठीक है, जैसे ये वाले केस में बताया है। तो मैंने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जैसे कैटायन में, कार्बीन में, नाइट्रीन में रीअरेंजमेंट होता है, बट कार्ब एनायंस में और फ्री रेडिकल्स में रीअरेंजमेंट रेयर है। बहुत कम एग्जांपल्स है। अपने सिलेबस में कोई एग्जांपल ऐसा नहीं है जिसमें एनायन में और फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्टेबिलिटी बढ़ती ही है हमेशा रीअरेंजमेंट से। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब अगर यहां कैटायन है तो उसी कैटायन का ही ग्रुप उस पर शिफ्ट होगा। ऐसा नहीं किसी दूसरे कैटायन से ग्रुप उस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो ये कैटायन की स्टेबिलिटी के साथ ये कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। जैसे यहां ये 3 एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने। यहां ये आइसोब्यूटाइल कैटायन है। अगर इसमें यहां से H शिफ्ट होकर यहां पहुंच जाए तो ये प्राइमरी कैटायन से टर्शरी कैटायन बन जाएगा। और अगर H अवेलेबल है तो आपको H ही शिफ्ट कराना चाहिए। मेजर पॉसिबिलिटी तो यही है कि H यहां से यहां शिफ्ट होगा तो CH3 C पॉजिटिव यहां टर्शरी कार्बन पर आ गया, ये CH3 बन गया और ये CH3 था ही। ये मोर स्टेबल कैटायन है, मोर स्टेबल है, इसलिए ही रीअरेंजमेंट हुआ है। इसमें देखिए यहां ये प्राइमरी पॉजिटिव पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। यहां से अगर एक H उठकर यहां आ जाए तो सेकेंडरी कैटायन बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल है। अच्छी बात है, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अगर और पॉसिबिलिटी है कि यहां एक और H है, वो H उठकर यहां से यहां आ जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां पहुंच जाएगा? टर्शरी कार्बन पर। ये भी बहुत अच्छा हुआ, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई। तो यहां 2 बार H शिफ्ट हो सकते हैं, रीअरेंजमेंट हो सकता है। इस केस में देखें, अगर H इस जगह से उठकर यहां आता है तो प्राइमरी से सेकेंडरी कैटायन बनता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, रीअरेंजमेंट इसमें हो जाएगा। ठीक है, मोर स्टेबल है। लेकिन अब आगे रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अगर आप यहां से H शिफ्ट करके यहां ले आओगे तो सेकेंडरी से सेकेंडरी कैटायन बनेगा।
जो कि ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये भी सेकेंडरी है, इसमें कोई खास बात तो नहीं है, तो फिर यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, यहां तो कम हो रही है, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, तो यहां केवल एक ही स्टेप तक रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट के हर स्टेप में स्टेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। ये एग्जांपल है, नियोपेंटाइल केटायन है, प्राइमरी केटायन है, इसकी पास वाली पोजीशन पर H नहीं है, तो H नहीं है तो कोई बात नहीं, ये एल्काइल ग्रुप जो मिथाइल है वही शिफ्ट हो जाएगा इस जगह, और यहां 2 मिथाइल तो पहले से जुड़े हुए हैं और इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो टर्शरी केटायन बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसमें ये प्राइमरी केटायन है, यहां से अगर पीएच शिफ्ट होकर यहां आ जाए तो ये बेंजाइलिक केटायन बनेगा, रेजोनेंस के कारण ये केटायन ज्यादा स्टेबल है, यहां रेजोनेंस हो रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी दोनों रिंग के साथ रेजोनेंस करने के कारण, बेंजाइलिक केटायन बनने के कारण। ठीक है, इस केस में अगर यहां से H उठकर यहां आ जाए तो ये प्राइमरी केटायन से सेकेंडरी केटायन बनेगा, ये बन जाएगा, अच्छी मोर स्टेबल है। और एक बार और मिथाइल शिफ्ट हो जाए, यहां Me शिफ्ट कर दें, तो यहां से Me शिफ्ट होने पर यहां टर्शरी केटायन बनेगा कुछ इस तरह का, ज्यादा स्टेबल केटायन है, अच्छी तरह से स्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। इस केस में ये प्राइमरी केटायन है, यहां से H शिफ्ट होकर यहां आ जाए तो ये सेकेंडरी बनेगा, H शिफ्ट हुआ, और अगर इस जगह से H शिफ्ट होकर आ जाए, एक बार और H शिफ्ट हो सकता है इसमें, क्योंकि यहां एलाइलिक स्ट्रक्चर बन जाएगी, एलाइलिक केटायन बनेगा जो कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करके ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये भी शिफ्टिंग इसमें हो सकती है। तो ये तो मैंने एग्जांपल लिए कुछ रीअरेंजमेंट के, और एग्जांपल लेते हैं। अब आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ नेक्स्ट पॉइंट है ये इसका। फर्स्ट हम लोगों ने इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पढ़ी, केटायन एनायन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी पढ़ी, उसमें ही रीअरेंजमेंट पढ़ा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का मेनली कंपैरिजन करना है हम लोगों को। एसिडिक स्ट्रेंथ के 3 कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, एक आर्रेनियस कॉन्सेप्ट है, एक ब्रोंसेट-लोरी कॉन्सेप्ट है और एक लुईस कॉन्सेप्ट है। आर्रेनियस कॉन्सेप्ट कहता है, आर्रेनियस एसिड की डेफिनेशन है कि जो एक्वस मीडियम में H+ रिलीज कर सके, जैसे ये वाले सभी एसिड एक्वस मीडियम में H+ रिलीज कर सकते हैं, तो ये एसिड है। जबकि ब्रोंसेट-लोरी जो कॉन्सेप्ट है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, चाहे मीडियम एक्वस हो या नॉन एक्वस हो। जैसे यहां HCl की रिएक्शन वाटर से हुई, तो HCl ने अपना प्रोटॉन H+ दिया वाटर को, तो ये बन गया एसिड, और वाटर ने H+ एक्सेप्ट किया, इसलिए ये बन गया बेस। तो ये ब्रोंसेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट का एक बेसिक एग्जांपल मैंने लिया है। चलें आगे। वैसे ही वाटर और NH2- अमाइड आयन में भी एसिड बेस कॉन्सेप्ट लिया गया है। इसने अपना H+ दिया इसे, और ये OH- बना, और ये ये OH- बना, और ये NH3 बन गया। तो इसने H+ दिया है, प्रोटॉन दिया है, तो प्रोटॉन डोनर होता है एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होता है वो होता है बेस। अगर ये रिएक्शन बैक साइड में चले तो ये H+ डोनेट करेगा, तो ये एसिड की तरह काम करेगा, और इसने H+ लिया तो ये बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, लुईस कॉन्सेप्ट कहता है कि जो लोन पेयर डोनेट करता है वो बेस है, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो एसिड से, लुईस एसिड से। तो लुईस एसिड के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे यहां अमोनिया की रिएक्शन BF3 के साथ करें तो BF3 वैकेंट ऑर्बिटल वाला कंपाउंड है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला कंपाउंड है, तो ये इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, और ये एक्सेप्ट करने वाली जो स्पीशीज हो गई वो हो गई लुईस एसिड, और जो लोन पेयर डोनेट करने वाली स्पीशीज हो गई वो लुईस बेस हो गई। ये लुईस बेस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमें एसिड बेस रिएक्शंस में या एसिड्स में एसिड की स्ट्रेंथ में जब कंपैरिजन करना हो तो इस तरह के इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। मान लीजिए एक एसिड है AH, इसमें A कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई एटम भी हो सकता है जिसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट किए हैं। इस कारण से H पे सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब इसमें बॉन्ड ब्रेक होगा तो H+ और A- स्पीशीज बनेगी। इस एसिड के रेस्पेक्ट में ये A- जो है कॉन्जुगेट बेस है, A- इसका कॉन्जुगेट बेस है।
अगर ये एसिड का जो डिसोसिएशन है के ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट है होता है एसिड्स के लिए, तो एसिड्स के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट मैंने यहां लिख दिया है के ए। बेसेस के लिए के बी से उसे इंडिकेट करते हैं, अगर बेस होता तो के बी से इंडिकेट करते हैं। के ए होता क्या है, के ए है डिसोसिएशन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम पर ये प्रोडक्ट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टेंट आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर या रिएक्टेंट स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उनका रेशियो होता है इस तरीके से। ठीक है, अगर कोई एसिड अच्छा एसिड है तो उसमें H प्लस का जो आयंस है वो ज्यादा होंगे, उसका मतलब उस एसिड में अच्छा डिसोसिएशन हुआ है। डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब जो जितना अच्छा Ka होगा उसका डिसोसिएशन उतना ही ज्यादा होगा, उसमें H प्लस आयन उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही अच्छा एसिड होना चाहिए। pKa का मतलब हुआ कि माइनस लॉग ऑफ वैल्यू ऑफ Ka। ऐसे ही pKb, तो ये भी मतलब हुआ माइनस लॉग ऑफ वैल्यू ऑफ Kb। pH, ये तो आपको आइडिया होगा ही पहले से, pH इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन या एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन, एंड POH इक्वल्स टू होगा माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि pKa एंड pKb का जो सम होता है, pKa pKb का जो सम होता है उसकी वैल्यू 14 होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। ठीक है, जैसे ये कॉन्जुगेट एसिड बेस है तो एक का pKa x है तो दूसरे का pKa की वैल्यू 14 माइनस x होगी। चले आगे, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले कौन से फैक्टर हैं, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कब कम हो जाती है, उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एसिड तो वही है, A माइनस बना H प्लस निकला, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी अगर Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि Ka ज्यादा होगा तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो H प्लस आयन की वैल्यू ज्यादा होगी, H प्लस आयन ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ऐसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ Ka की वैल्यू बढ़ने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है, अगर स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस कॉन्जुगेट एनायन की स्टेबिलिटी अगर बढ़ती है, ये A माइनस है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही आसानी से ये H प्लस आसानी से रिलीज कर देगा, उसमें आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ AH बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ये मुश्किल से टूटेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उस केस में कम होती जाएगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। नेक्स्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से A माइनस वाला जो सेंट्रल एटम है उसके ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए कि H प्लस निकलने के बाद ये जो A माइनस बना है, A माइनस कोई सिंपल एनायन नहीं है, जैसे सल्फोनिक एसिड का एनायन है, तो उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे एक सल्फ्यूरिक एसिड है और एक है सल्फ्यूरस एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर, सेंट्रल एटम सल्फर -6 स्टेट में है, +6 स्टेट में है, जबकि सल्फाइट जो होगा सल्फ्यूरस एसिड का उसमें वो +4 स्टेट में है। तो +6 स्टेट वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी। तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसा कि मैंने बताया कि जो A- है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ये फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब A- है तो एनायन ही, एनायन की एसिडिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाता है? एनायन की एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -M -I ग्रुप होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ेगी, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +M+I होंगे तो एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी और एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ा दी जाए तो आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर एसिडिक स्ट्रेंथ देखी जाती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहां अच्छा मैंने लिखा इसमें अदर फैक्टर्स, कुछ और फैक्टर्स भी हैं जैसे कि H बॉन्डिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस, SIR इफेक्ट, ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने या घटाने में इनका भी एक अच्छा खासा रोल होता है। एक जनरल ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप्स के लिए।
याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, उनका एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। सल्फोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, ये कुछ एसिड्स में आपको याद रखना पड़ेगा। सल्फोनिक एसिड के रेस्पेक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड वीकर एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में फिनॉल और वीकर है, फिनॉल के बाद में H2O, H2 के बाद एल्कोहल, उसके बाद sp कार्बन, फिर अमोनिया, फिर sp3 कार्बन का H। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। हालांकि तुम बोलोगे कि सर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, तो फिर उसको एसिड में क्यों काउंट किया? हम लोगों ने रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात किया, कोई पीएच स्केल के बेसिस पे हम लोग बात नहीं कर रहे। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड से जो एनायन बनेगा, कॉन्जुगेट एनायन बनेगा, उनकी स्टेबिलिटी का मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, क्योंकि यहां जो एनायन बनेगा इसमें से H+ निकलने के बाद वो तीनों जगह रेजोनेंस करेगा, 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और 3 जगह ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि यहां नेगेटिव चार्ज केवल 2 ऑक्सीजन पर ही आएगा। रेजोनेंस तो इसमें भी हो सकता है। इसमें 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कार्बोक्सिलिक एसिड के एनायन से। कार्बोक्सिलिक एसिड के एनायन में भी रेजोनेंस होगा और इसके रेस्पेक्ट में तो फिनॉल में रेजोनेंस ऐसे लगता है ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें तो 5-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी फिनॉक्साइड में। बट यहाँ जो C+O है उसका अट्रैक्टिंग जो पावर होता है वो एरोमेटिक रिंग से कहीं ज्यादा होता है। इस ग्रुप का जो -M इफेक्ट है और इस ग्रुप का जो -M इफेक्ट है, C+O ग्रुप का -M इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा करता है और एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि ये एनायन इससे ज्यादा स्टेबल है। यहां रेजोनेंस है, यहां रेजोनेंस भी नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। इसमें तो ये जो R ग्रुप है वो +I इफेक्ट लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से एनायन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ऑक्सीजन माइनस और कार्बन माइनस में ऑक्सीजन माइनस ही ज्यादा स्टेबल होता है। बट sp कार्बन हो और sp3 नाइट्रोजन हो तो उस केस में sp कार्बन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है sp कार्बन की। sp3 कार्बन हो तो नाइट्रोजन से कम स्टेबल ही होगा। तो मैंने यहां स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख दिया है, जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसके कॉन्जुगेट एसिड की बढ़ती जाएगी। ठीक है। कुछ एग्जांपल और लेंगे, जैसे यहां से H+ निकल जाए, ये H+ निकल जाए, वाटर का H+ निकल जाए और HF का H+ निकल जाए, तो इस केस में अगर यहां से H+ निकलेगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहां नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और यहां फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखी जाती है और F- की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, इसलिए F- ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब उसका एसिड कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा एसिड होगा। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, मतलब HF, HCl, HBr, HI में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। कारण इसका यह है कि जैसे यहाँ I- बनेगा, यहाँ F- बनेगा, बड़े साइज का एनायन ज्यादा स्टेबल होता है, उस पर चार्ज डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होती है। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। यहाँ ये हो गया स्टेबिलिटी, और कॉन्जुगेट एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इफेक्ट के बेसिस पर स्टेबिलिटी चेक की जाती है। सेम सिचुएशन यहां है, ऑक्सीजन माइनस के रेस्पेक्ट में सल्फर माइनस और ज्यादा स्टेबल होगा, बड़े साइज का एनायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए H2S की एसिडिक स्ट्रेंथ H2O से ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स लिख रखे हैं मैंने। ये फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, जिसमें +I ग्रुप बढ़ता जा रहा है। इसका +I इफेक्ट थोड़ा कम है, इसका +I इफेक्ट और ज्यादा होगा, इसका +I इफेक्ट और ज्यादा होगा। इनमें डिफरेंस है तो केवल +I इफेक्ट का ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं। +I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है जो एनायन की स्टेबिलिटी को कम करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम करता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप, इसका +I इफेक्ट काफी ज्यादा होगा। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते हैं +I इफेक्ट बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, कम होगी, कम होगी। ऐसे ही एसिटिक एसिड है, क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ता जाएगा -I इफेक्ट बढ़ता जाएगा और -I इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया। ये ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। नेक्स्ट केस देखिए, यहां प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड है, यहां बीटा क्लोरोब्यूटायरिक एसिड है, यहां अल्फा क्लोरोब्यूटायरिक एसिड है। अल्फा क्लोरोब्यूटायरिक एसिड में इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा किए हैं, क्योंकि यहां क्लोरीन बिल्कुल पास में है। क्लोरीन का -I इफेक्ट यहां और कम हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का डिस्टेंस बढ़ता गया, और -I इफेक्ट जब ज्यादा होगा, इसका -I इफेक्ट ज्यादा है इसके -I इफेक्ट से,
तो एसिडिक स्ट्रेंथ अल्फा क्लोरोब्यूटाइरिक एसिड की ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट अगेन एसिटिक एसिड, फ्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड एंड ब्रोमोएसिटिक एसिड। अब आप लोगों को पता ही है यहां केवल माइनस आई इफेक्ट ही लग रहा है, और फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे जबरदस्त होगा, उसके बाद क्लोरीन का होना चाहिए, फिर ब्रोमीन का होना चाहिए और लीस्ट होना चाहिए। तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इसमें ये जो बी है इसे ए बी सी डी करें तो बी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फिर सी की, फिर डी की और ए की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डाइओइक एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, नेम भी याद रखना है। ये ऑक्सैलिक एसिड है, मेलोनिक एसिड 4 कार्बन वाला डाइओइक एसिड है, सक्सिनिक एसिड 5 कार्बन वाला ग्लूटारिक एसिड एंड एडिपिक एसिड। इनमें अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप समझिएगा, जैसे इसमें CH2 ग्रुप आ गया तो CH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन दो आ गए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और sp3 कार्बन आ गए तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होती जा रही है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, और इन सभी में फॉर्मिक ऑक्सैलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है ये फॉर्मिक एसिड, ये है फॉर्मिक एसिड और ये है कार्बोनिक एसिड। इन दोनों में से किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में कार्बोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। इसका रीजन ये है कि अगर यहां से H+ आयन निकल गया तो ये एनायन बनेगा, और यहां से H+ आयन निकल गया तो ये एनायन बनेगा। ऐसा नहीं देखना होता कि किसी कंपाउंड में ज्यादा संख्या में एसिडिक H है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। पहला H निकला उसके बेसिस पर कंपैरिजन किया जाता है। इसमें पहला H ये निकला, इसमें पहला H ये निकला। अब इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है और रेजोनेंस तो यहां भी पॉसिबल है, बट यहां ये जो लोन पेयर है वो बैक साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहे हो। कहने का मतलब ये हुआ कि ये C डबल बॉन्ड O जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा उतना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने अगर इस साइड से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट इधर से भी किए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा है वो ये है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका इलेक्ट्रॉन नेचर ज्यादा है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर कम है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा है तो ये एनायन ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल एनायन है। अगर ये मोर स्टेबल एनायन है तो एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड की ज्यादा होगी। इसी कारण से कार्बोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। नेक्स्ट मेलेइक एसिड है, ये सिस वाला होता है ना, ये तो कहलाता है मेलेइक एसिड, और इसका ट्रांस वाला डाइओइक एसिड कहलाता है फ्यूमेरिक एसिड। मेलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड में कंपैरिजन किया जाए तो मेलेइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दिया, और इसका रीजन सुनना। अगर और पहला H निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एसिड का पहला H निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला H आसानी से निकलता है, दूसरा H मुश्किल से निकलता है। तो इसमें से पहला H निकला, इसमें भी पहला H निकला, इसमें H निकलते ही यहां माइनस बना तो ये बन गया COO-, सॉरी इधर बना है C, यहां से H+ निकला, ये CO- बना। इस O- ने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली है इस दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। यहां से H+ निकला तो ये बना एनायन, इसमें तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई है। इसका एनायन ज्यादा स्टेबल है कि इसका एनायन ज्यादा स्टेबल है? तो मेलेइक एसिड का एनायन इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के कारण ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसी की ज्यादा होनी चाहिए। तो पहला H निकलना तो मेलेइक एसिड से ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू फ्यूमेरिक एसिड। बट दूसरा H निकलने की बात करूं तो ये H अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंस गया है, इसका H निकलना अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पहला H निकलना मेलेइक एसिड का आसान है, और दूसरा H अगर मैं इसकी H+ निकलने की और इस H+ निकलने की बात करूं तो ये H+ आसानी से निकलेगा, क्योंकि ये H हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण थोड़ा ट्रैप हो गया है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ यहां कम होगी सेकंड वाले की। बट एसिडिक स्ट्रेंथ, केवल एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे तो आप फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट के बेसिस पर ही आंसर देते हैं, तो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट मेलेइक एसिड का ज्यादा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डिफरेंट फिनॉल्स हैं, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपैरिजन करना है। यहां मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहां नाइट्रो ने -M इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए हैं। फ्लोरीन का मेनली -I इफेक्ट होता है, हेलोजेंस का -I इफेक्ट दिखा जाता है। यहां लोन पेयर है तो +M इफेक्ट होगा।
अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले एसिडिक स्ट्रेंथ कम करते हैं। लेकिन इन सब में तो OH ग्रुप है, लेकिन यहां देखो खुद कार्बोक्सिलिक एसिड और खुद सल्फोनिक एसिड आ गए। अगर इस एसिड का कंपैरिजन करोगे आप किसी और एसिड से, तो कौन सा H पहले निकलेगा, OH का या सल्फोनिक एसिड का? ऑब्वियसली सल्फोनिक एसिड का। तो हम लोगों को जब इस एसिड का कंपैरिजन करना होगा तो इसमें मेन जो एसिडिक ग्रुप है वो सल्फोनिक एसिड है, इसमें जो मेन एसिडिक ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इनमें जो मेन एसिडिक एसिड है वो अल्कोहल है। इसमें फिनॉल है, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है। तो फिनॉल फिनॉलिक ग्रुप का कंपैरिजन तो आई इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट के बेसिस पे कर लोगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड का तो जो ऑर्डर होना चाहिए वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक तो हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा वो G की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो खुद सल्फोनिक एसिड है। फिर होगा F। अब बचे हुए सभी फिनॉलिक ग्रुप्स हैं। फिनॉलिक ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला जो नाइट्रो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। ये -M से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ये -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो उसके बाद में आएगा D। इसने डोनेट किए हैं, इसने डोनेट किए, इसने कुछ नहीं किया, तो फिर आएगा A। इसने कम इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं और E ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे उस OH को तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए सबसे आखिरी में E आएगा। नेक्स्ट है ये ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमेरिक फिनॉल्स लिए मैंने। आप देखो, ध्यान होना चाहिए कि जो CH3 ग्रुप है उसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी होता है और प्लस आई इफेक्ट भी होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हर जगह अप्लाई नहीं होता। ये इफेक्ट केवल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इक्वली इफेक्टेड होता है, मेटा पोजीशन पर इफेक्टेड नहीं होता। जबकि जो प्लस आई इफेक्ट है, ये वाला जो आई इफेक्ट है, कोई भी आई इफेक्ट है, वो ऑर्थो पे ज्यादा इफेक्टिव होता है, मेटा पे कम इफेक्टिव होता है, पैरा पे और कम इफेक्टिव होता है। ये दोनों ही इफेक्ट, प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों ही इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले इफेक्ट है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करने वाले इफेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा कम करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो हम लोग इफेक्ट देखते हैं पहले। ये पैरा पोजीशन है, इस जगह भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। ये ऑर्थो पोजीशन है, इस जगह भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। ठीक है, अब आई इफेक्ट की बात करते हैं। आई इफेक्ट में ये ग्रुप बिल्कुल पास में है, ऑर्थो पोजीशन पर है। ऑर्थो पोजीशन पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, प्लस 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 ऐसे इंडिकेट कर दिया समझाने के लिए। मेटा पोजीशन पे प्लस आई इफेक्ट कम होता है, और पैरा पोजीशन पे तो नेग्लिजिबल प्लस आई इफेक्ट होता है, बहुत कम प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, और ये सारे इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ कम करने के पीछे लगे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा? N, मतलब न्यूट्रल से इंडिकेट किया मैंने, N से इंडिकेट किया, आपको P, Q, A, B, C कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अब इस पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, इस पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं। इन सब में पहले इसको देखना, हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहा है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहा है, ये केवल प्लस आई से ही डोनेट कर रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन में तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इसने कम इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाले दोनों पीछे रहेंगे, ये आगे रहेगा। M की एसिडिक स्ट्रेंथ मेटा वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। वापस बोलो, इसने हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एसिडिक स्ट्रेंथ कम की है, इसने भी हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एसिडिक स्ट्रेंथ कम की है, जबकि ये केवल प्लस आई इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर पा रहा है। ठीक है, इसलिए प्लस आई इफेक्ट तो कमजोर होता है, वो कम डोनेट कर पा रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इतनी डिक्रीज नहीं कर पाया होगा, तो इसमें आना चाहिए मेटा। अब ऑर्थो और पैरा में कंपैरिजन करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो दोनों में इक्वल है। हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने बताया ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इक्वली इफेक्टेड होता है, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट ने एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा कम किया होगा, तो पैरा की एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा रहेगी और ऑर्थो वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ कम रहेगी। इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड के एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें एक रूल याद रखना, ऑर्थो रूल जिसे कहा जाता है। ऑर्थो रूल के हिसाब से ऑर्थो आइसोमर्स, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा होती है, यहां तक कि मेटा और पैरा आइसोमर्स से भी ज्यादा होती है। क्या लिखा हुआ है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोस्ट एसिडिक एज कंपेयर टू मेटा, पैरा एंड बेंजोइक एसिड ड्यू टू SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। जैसे ये बेंजोइक एसिड है, ये ऑर्थोटोलोइक एसिड है, जिसमें यहां मीथाइल ग्रुप आया हुआ है। अब मीथाइल ग्रुप तो वैसे प्लस आई वाला ग्रुप होता है,
और प्लस आई वाला ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, तो उस हिसाब से ऑर्थोटोलुइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट लगाएगा, SIR इफेक्ट लगाएगा, इस कारण से एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी और वास्तव में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा, बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे अगर ये कोई ग्रुप आ जाता है, बड़ा ग्रुप, तो वो ऑर्थो इफेक्ट के कारण सबसे ज्यादा एसिडिक होगा अपने दूसरे आइसोमर से। ठीक है, ये फिनॉल पर अप्लाई नहीं होगा, केवल बेंजोइक एसिड पर अप्लाई होगा। अब इसमें मैंने देखो बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पोजीशन पे ग्रुप लगा दिया। ये ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? ये ग्रुप मिथाइल है, ये मैंने कई अलग अलग तरह के ग्रुप्स लेकर फिर एग्जांपल्स लिए। जब मान लीजिए मिथाइल है, तो यहां मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। उस केस में ऑर्थो की तो सबसे ज्यादा होनी ही चाहिए। इन सभी में ऑर्थो को सबसे ऊपर लिया है मैंने, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट लगता है। तो ऑर्थो को तो भूल जाओ, सबसे ऊपर तो ऑर्थो ही रहेगा। अब मेटा पैरा और नॉर्मल में कंपैरिजन करते हैं। तो नॉर्मल इसमें मिथाइल होगा तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, जैसा भी मैंने बताया। हाइपर कॉन्जुगेशन यहां ज्यादा हो रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट यहां हो रहा होगा, तो दोनों ही एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ फिर नॉर्मल वाले की हो जाएगी। अब इन दोनों में कंपैरिजन करें तो यहां मिथाइल होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन से एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा डिक्रीज कर देगा, तो सबसे आखिरी में पैरा आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनमें भी कॉन्सेप्ट तो ये ही अप्लाई होगा जो मैंने यहां लिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। जैसे आर्नियस एसिड का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, वैसे ही आर्नियस बेस है। आर्नियस बेस वो है जो कि एक्वस मीडियम में OH आयन रिलीज करता है। ब्रॉन्सेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था प्रोटॉन डोनेट करने वाला एसिड है, बट प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला बेस है। ठीक है, नेक्स्ट लुईस बेस के अकॉर्डिंग बात करें तो लोन पेयर डोनेट करने वाला बेस है, लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला एसिड है। यही एग्जांपल मैंने दिया था, नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट किया जा रहा है तो नाइट्रोजन यहां बेस की तरह काम करेगा। क्लियर है? अब बेसेस दो तरह के हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। एनायनिक बेस जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, और वो अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट कर रहे हो, या न्यूट्रल स्पीशीज हो, लोन पेयर उसके पास भी है और लोन पेयर वो भी डोनेट कर सकता है H+ को। तो दो तरह के बेसिस यहां इस तरीके से हो सकते हैं, या तो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ, काफी कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ जैसा ही है। अगर कोई एनायोनिक बेस है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था पिछले पेज पर, निगेटिवली चार्ज जो कोई एनायन है और उस पर लोन पेयर है, तो एनायनिक बेस की बेसिक स्ट्रेंथ उसकी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एनायंस की स्टेबिलिटी मैंने आपको बताई है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप एनायन की स्टेबिलिटी कम करेगा, वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और वो जितना आसानी से प्रोटॉन को लोन पेयर डोनेट कर सकता है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। H+ एब्जॉर्व करने के बाद में जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है, जरा देखो इसे, अमोनिया ने H+ दिया, उसके बाद में अमोनियम आयन बना, तो वो कॉन्जुगेट एसिड हुआ। वो कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल है, बेसिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही ज्यादा थी रिएक्टेंट साइड वाले की। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप +M+I या हाइपर कॉन्जुगेशन वाले ग्रुप होंगे। मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप होंगे तो वो किसी ग्रुप पर, बेस पर, तो वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को H+ को डोनेट कर सकता है। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, -M-I ग्रुप होंगे, उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, एस करेक्टर बढ़ता है, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती है, बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके बेसिस पर बेसिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन की जा सकती है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्वेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस, SIR इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट हैं जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। क्लियर है?
मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये समझाना चाहूंगा कि बेसिक स्ट्रेंथ कैसे करते हैं। जैसे ये तो एनायोनिक बेस लिए मैंने, ये तीनों बेस एनायोनिक बेसिस हैं तीन और एग्जांपल में। तो आप जानते हैं कि ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखी जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बेसिक स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ फॉर एनायंस। तो यहां F माइनस ज्यादा स्टेबल है तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कम है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। यहां देखो कार्बन माइनस है, कार्बन माइनस है, कार्बन माइनस है, ये कार्बन sp है, ये sp2 है, ये sp3 है। s कैरेक्टर इसमें ज्यादा है और s कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बट बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। इस तरीके से ऑर्डर होना चाहिए। यहां देखो सल्फोनिक एसिड का एनायन ज्यादा स्टेबल होता है, सबको पता है, तो ये ज्यादा स्टेबल है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन फिनॉक्साइड से ज्यादा स्टेबल होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है हाइड्रोक्साइड से, स्टेबिलिटी बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कम होगी। और इन दोनों में R ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। क्लियर है? तो ये कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां कुछ न्यूट्रल बेसिस के एग्जांपल लिए हैं मैंने, इन बेसिस को भी देख लेते हैं। मैंने कहा कि लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ये न्यूट्रल बेस, न्यूट्रल बेस, न्यूट्रल बेस। अब यहां डोनर एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, एक पीरियड के एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचता ज्यादा है, डोनेट कम करता है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ही बेसिक स्ट्रेंथ है। यहां नाइट्रोजन, 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 सेम नाइट्रोजन है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। sp3 स्टेट में, ये sp2 स्टेट में। sp स्टेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, अट्रैक्शन अच्छा होता है लोन पेयर का, डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती है, बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अमाइड में देखो, अमाइड में यहां लोन पेयर, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर रहा है। C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्ट करता है क्योंकि C डबल बॉन्ड O का -m इफेक्ट बहुत अच्छा है। इस कारण से ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स को अट्रैक्ट कर लेगा और बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत कम कर देगा। इतना एरोमेटिक रिंग अट्रैक्ट नहीं कर सकती जितना अमाइड कर सकता है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। एरोमेटिक रिंग मतलब एरोमेटिक रिंग से नाइट्रोजन जुड़ा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कुछ कम जरूर होगी क्योंकि रेजोनेंस तो करेगा ये लोन पेयर इस रिंग के साथ, बट यहां लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा, यहां भी नहीं कर रहा, तो इसकी तो कम हो गई क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये लोन पेयर आसानी से अवेलेबल नहीं होगा H+ के लिए। बट इन दोनों में केस में बात करें तो ये R ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट से तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसलिए अमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ एरोमेटिक अमीन से कम होती है, एरोमेटिक अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया से कम होती है, और अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ एलिफेटिक अमीन से कम होती है। ये कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। यहां पर नाइट्रोजन है, रेजोनेंस नहीं कर रहा, बट यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा। तो जहां रेजोनेंस कर रहा है वहां लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम होगी, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। और इन दोनों में कंपैरिजन करो तो S कैरेक्टर के बेसिस पे करेंगे तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि यहां S कैरेक्टर ज्यादा है तो C बाद में आएगा, और B सबसे बाद में आएगा क्योंकि यहां लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये एलिफेटिक अमीन के लिए एग्जांपल लिए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखने में तो ऐसा लगता है कि टर्शरी में 3 प्लस आई वाले ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, है ना। अगर मैं ये वाले कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ना करूं और सिंपल तरीके से करके बताऊं, हालांकि बहुत से रूल्स हैं, देखने में ऐसा लगता है कि इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है और इस पे लोन पे अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। टर्शरी की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, फिर प्राइमरी की होनी चाहिए, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। मतलब ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑर्डर नहीं होता। इसका रीजन ये है कि H+ एब्जॉर्ब करने के बाद जो कैटायन बनता है, जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है, उसकी स्टेबिलिटी भी तो इंपॉर्टेंट है। ये प्लस आई इफेक्ट से स्टेबल जरूर है, लेकिन और भी बहुत से फैक्टर हैं, जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर इसमें ज्यादा होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स, जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस कैटायन के पास में आते हैं तो सॉल्वोलाइसिस अच्छी तरह से नहीं करते, जबकि ये बहुत छोटा है, इसका सॉल्वेशन बहुत अच्छा होगा। कहने का मतलब सॉल्वेशन तो चाहता है कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी।
प्लस आई इफेक्ट आता है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो, मतलब ऑर्डर दोनों का उल्टा होना चाहिए दोनों के हिसाब से, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कुछ और ही ऑर्डर निकल के आता है। और एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर आपको याद रखना पड़ता है, वो ये है कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमीन की, एरोमेटिक नहीं, एलिफेटिक अमीन इन पोलर सॉल्वेंट जैसे एक्वा सॉल्वेंट, तो एक्वस वाला कंडीशन है, वाटर वाली कंडीशन है, उस केस में सॉल्वेशन वाला फैक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इस कारण से आई इफेक्ट के साथ साथ सॉल्वेशन फैक्टर भी काम करता है। इस कारण से R इक्वल्स टू मिथाइल है, मिथाइलमीन, डाइमिथाइलमीन, ट्राइमिथाइलमीन है, तो उस केस में सेकेंडरी की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर प्राइमरी की, और ये टर्शरी जो कि सबसे ऊपर होना चाहिए था वो यहां आता है, इस जगह फिट हो जाता है। मतलब सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर टर्शरी और फिर अमोनिया होता है। लेकिन R इक्वल्स टू अगर इथाइल है उस केस में टर्शरी इस सेकंड पोजीशन पे आ पाता है। टर्शरी में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, सॉल्वेशन भी इतना अच्छा नहीं होता, इस कारण से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ कम हो जाती है। सेकेंडरी सबसे ऊपर आता है, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी और फिर अमोनिया आता है। इनमें ये ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, याद रखना चाहिए, ये मैंने लिख भी रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जेईई मेन में कई बार पूछे जा चुके हैं। लेकिन अगर आप पूछा जाए एक्वा सॉल्वेशन नहीं है तो सॉल्वेशन वाला लफड़ा खत्म हो जाता है, उस केस में तो आई इफेक्ट के बेसिस पर ही देख लो। तो अगर आप पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया हो या गैसियस स्टेट दिया हो तो नॉर्मल जो बेसिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए टर्शरी की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की और फिर अमोनिया की, वो ही ऑर्डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्थ रूल। ये ऑर्थ रूल एप्लीकेबल है फॉर एरोमेटिक अमीन्स, एनिलीन टाइप के कंपाउंड्स में। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, यहां ये जो लिखा हुआ है इसमें बहुत टाइम लगता है। एरोमेटिक रिंग पे अगर NH2 है तो उसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप होगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। लेकिन अगर NR2 ग्रुप है और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप है तो SIR इफेक्ट के कारण बेसिक स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। ऑर्थो इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, बट SIR इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। एक एक एग्जांपल से समझा देता हूं। यहां ये NH2 है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल है। हालांकि मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, लेकिन यहां ऑर्थो इफेक्ट के कारण, ऑर्थो रूल के कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने के कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। ये वीकर बेस होगा एज कंपेयर टू एनिलीन। जबकि NR2 ग्रुप है, NR2 ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप आ गया तो उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि NR2 में ये लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे अगर बड़ा ग्रुप आएगा तो SIR इफेक्ट के कारण ये लोन पे रेजोनेंस नहीं कर पाएगा और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बढ़ जाएगी और ये लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होंगे H+ के लिए, बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट, एसिड बेस रिएक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जब भी कोई एसिड और बेस की रिएक्शन हो तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे मान लीजिए एसिड है और ये बेस है, इन दोनों की रिएक्शन हुई, इसने H+ दिया और यहां H+ लिया, H+ डोनेट करते ही ये A- बना, H+ एक्सेप्ट करके ही ये BH बना। इस साइड का एसिड मतलब रिएक्टेंट साइड का एसिड ये था, प्रोडक्ट साइड का एसिड ये है। रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस साइड डायरेक्शन में स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड बने। मतलब ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड में बढ़ रही है तो ये एसिड AH की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू BH के रेस्पेक्ट में। सेम सिचुएशन बेस के लिए भी होती है। बेस की बेसिक स्ट्रेंथ, रिएक्टेंट साइड का जो बेस होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, H+ एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए, किससे? A- के रेस्पेक्ट में। मतलब रिएक्टेंट साइड का एसिड भी प्रोडक्ट साइड के एसिड से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए और रिएक्टेंट साइड का बेस भी प्रोडक्ट साइड के बेस से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है। एक दो एग्जांपल मैं नहीं कराना चाहता इसमें, तो वैसे जैसे मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिया है कि AH की बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए BH से और B- की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए A- से। ठीक है, चलो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये एग्जांपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन फिनॉक्साइड से हुई। इसने अपना H+ इसको डोनेट किया, ये बन गया फिनॉल और ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का एनाइन। इस साइड का एसिड ये है, रिएक्टेंट साइड का, प्रोडक्ट साइड का एसिड ये है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज्यादा होती है, मतलब रिएक्टेंट मोर एसिडिक से वीकर एसिडिक बन रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। यहां देखना, फिनॉल की रिएक्शन हुई NaOH से, फिनॉल ने अपना H दिया, फिनॉक्साइड बन गया और यहां OH- ने H+ करके H2O ले लिया। इन दोनों एसिड्स में से फिनॉल ज्यादा एसिडिक है वाटर से, तो ये रिएक्शन मोर एसिडिक से वीकर एसिड की तरफ बढ़ेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगी।
इसमें देखिए यहां इस NH3 ने अपना H+ इसे दिया, तो ये बन गया मीथेन और ये बन गया NH2-। बेस के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करूंगा, इन दोनों बेसिस में कार्बन माइनस के कंपेयर में नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ कम है, कार्बन अच्छा बेस है। एक ग्रुप में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कार्बन की ज्यादा है। ये स्ट्रॉन्गर बेस है और स्ट्रॉन्गर बेस से वीकर बेस बन रहा है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, बैकवर्ड में नहीं जाएगी। इस तरीके से रिएक्शन को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं टॉटोमेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट सुन ला है तो वैसे ही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक ऐसा पार्ट है जो एक्सपेरिमेंटली, एक मिनट, तो टॉटोमेरिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं जिसमें हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करता है और एक नया फंक्शन को बनाता है। इन्हें फंक्शन आइसोमर ना कहकर टॉटोमर ही कहा जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसमें हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करता है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर रहता है और ये नेचर में एक दूसरे के साथ ये फॉर्म्स इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती हैं, तो ये टॉटोमर्स कहलाती है। ठीक है, टॉटोमर्स में लिखा हुआ है सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर व्हिच आर इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर बाय चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड टॉटोमर्स। टॉटोमर्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये आइसोलेबल भी होते हैं। और टॉटोमर्स आर इंटरकन्वर्टेबल, ऑल्सो इंटरकन्वर्टेबल इन गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट में इंटरकन्वर्ट नहीं होते, गैसियस स्टेट में हो सकता है, एक्वस स्टेट में हो सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है मैंने, ये कीटोन है, कीटोन की अल्फा पोजीशन का ये जो H है, एक्वस स्टेट में जब इसे डालोगे तो यहां से H उठकर यहां आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये फॉर्म बनेगी। डबल बॉन्ड पे OH को कहा जाता है इनोल। ये दोनों फॉर्म एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट होती हैं। देखने में लगता है कि ये कीटोन है और ये एल्कीन है, तो इन्हें फंक्शनल आइसोमर कहा जाना चाहिए, लेकिन नेचर में जब ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं तो उन्हें टॉटोमर कहा जाता है, ना कि फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, इनके टाइप्स बता देता हूं। टॉटोमेरिज्म दो तरह की है, ओपन चेन में टॉटोमेरिज्म एंड रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। ओपन चेन टॉटोमेरिज्म जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, ओपन चेन से ओपन चेन ही बन रहा है। रिंग चेन टॉटोमेरिज्म बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में आप लोगों को बताया जाएगा। ओपन चेन में दो तरह की हो सकती है, डायड सिस्टम में और ट्रायड सिस्टम में तीन तरह की हो सकती है, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। डायड सिस्टम का मतलब हाइड्रोजन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगा, ट्रायड सिस्टम का मतलब हाइड्रोजन फर्स्ट से थर्ड पोजीशन पे जाएगा, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब है कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। जैसे डायड सिस्टम एंड ट्रायड सिस्टम के एग्जांपल पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूं। डेफिनेशन तो मैंने बताई दी, डायड सिस्टम में हाइड्रोजन एक पोजीशन से सेकंड पे, सेकंड से फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन साइनाइड और आइसोसाइनाइड देख लीजिए, जब इसको एक्वस मीडियम में डाला जाता है तो हाइड्रोजन साइनाइड में ये हाइड्रोजन जो कार्बन पर है वो इस नाइट्रोजन पर भी जा सकता है और एक इक्विलिब्रियम बना लेता है। ये हाइड्रोजन 1 से 2 पोजीशन पे गया तो इसे डायड सिस्टम टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। उसका एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, जैसे H+ टूटा, साइनाइड बना, अब H+ कार्बन पे भी जा सकता है, नाइट्रोजन पे भी जा सकता है, तो दोनों फॉर्म ये बना सकता है। अगर एल्काइल ग्रुप होता तो और वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं तो वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। एल्काइल साइनाइड और एल्काइल आइसोसाइनाइड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे, लेकिन ये हाइड्रोजन में अपनी नेचर में एक दूसरे में कन्वर्ट होता है, तो ये डायड सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये नेचर में ही ऐसी सिचुएशन आती है, मिथाइल वाले केस में ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, एल्काइल वाले केस में ऐसी सिचुएशन नहीं आती है। ठीक है, ट्रायड सिस्टम की बात करें तो ट्रायड सिस्टम में हाइड्रोजन फर्स्ट से थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट होगा। ये ट्रायड सिस्टम की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे मान लीजिए अगर sp3 कार्बन का H है, sp3 कार्बन का ये H होना चाहिए अगर शिफ्ट होगा तो पोलर मल्टीपल बॉन्ड के जस्ट पास में sp3 कार्बन का H होना चाहिए। वो H यहाँ B ग्रुप पे शिफ्ट होगा, यहाँ AB कोई पोलर एटम्स हैं और B ग्रुप पे शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड ये बना, वहां हाइड्रोजन 1 से थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। इसमें देखो अगर नाइट्रोजन का H है तो ये AB मल्टीपल बॉन्ड पोलर हो या नॉन पोलर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, H यहां से शिफ्ट होकर B पे आ गया, ये भी 1,3 से टॉटोमेरिज्म करता है। ऑक्सीजन का H है तो भी नॉन पोलर हो या पोलर मल्टीपल बॉन्ड के पास हो तो H यहां से यहां आ जाएगा, इस तरह का बॉन्ड बन जाएगा। कहने का मतलब जब H शिफ्ट होता है या तो sp3 कार्बन का H शिफ्ट होना चाहिए या नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का। टॉटोमेरिज्म कहां होगा?
पोलर मल्टीपल बॉन्ड के जस्ट पास में sp3 कार्बन का H होना चाहिए, उनमें टॉटोमेरिज हो सकता है। किसी मल्टीपल बॉन्ड के जस्ट पास में नाइट्रोजन पर H होना चाहिए, उसमें टॉटोमेरिज हो सकता है। किसी मल्टीपल बॉन्ड के पास में ऑक्सीजन का H होना चाहिए, उसमें टॉटोमेरिज हो सकता है। ठीक है, ये ट्रायड सिस्टम के एग्जांपल है। जैसे कीटोन फॉर्म में देखो, ये रहा कार्बन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड, पोलर मल्टीपल बॉन्ड, इसके जस्ट पास में sp3 कार्बन का H है, तो ये H यहां से यहां शिफ्ट कर दिया तो इस तरह का इनॉल फॉर्म बनेगा। इस केस में 3 H ऐसे हैं जो टॉटोमेरिज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनॉल फॉर्म बना सकते हैं, तो 3 इनोलाइजेबल H इसमें है। जबकि नेक्स्ट एग्जांपल में यहां 2 H है, यहां 2 H है, तो 4 इनोलाइजेबल H है। इनमें से अगर कोई भी H शिफ्ट हो जाता है तो इस तरह का इनॉल फॉर्म बनना चाहिए। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। यहां अगर ये वाला H शिफ्ट हो जाए तो इस तरह का इनॉल फॉर्म बनेगा। यहां के दो में से कोई H शिफ्ट हो जाए इस ऑक्सीजन पर तो इस तरह का इनॉल फॉर्म बनेगा। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज है। यहां के H भी आ सकता है, यहां के H भी इनॉल फॉर्म बना सकता है। तो ऐसा इनॉल फॉर्म भी बन सकता है और ऐसा इनॉल फॉर्म भी इसमें बन सकता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज के एग्जांपल है, वही पूछे जाते हैं। इमीन इनमीन में भी टॉटोमेरिज होती है। जैसे ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, sp3 कार्बन का H है, ये H शिफ्ट होकर यहां पहुंच जाएगा तो CH2 सिंगल डबल बॉन्ड, फिर कार्बन और फिर NH2, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। इसे इमीन कहा जाता है, इसे इन अमीन कहा जाता है। यहां देखो, इस केस में नाइट्रोसो ग्रुप है, पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, sp3 कार्बन का H है, तो यहां का H शिफ्ट होकर इस ऑक्सीजन पे आ जाए तो यहां भी टॉटोमेरिज्म होती है। कुछ इस तरह का फॉर्म बनता है। फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर तो कहलाता है नाइट्रोसो और ये कहलाता है ऑक्साइम ग्रुप। तो इस तरीके से टॉटोमेरिज इनमें हो सकती है। ठीक है, तो टॉटोमेरिज के ये कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे। जनरली कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादातर केसेस में कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होती है। बट कुछ केसेस ऐसे आते हैं जब इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे ये इनॉल फॉर्म अगर एरोमेटिक होता, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, इनमें मोर स्टेबल ये है, मोर स्टेबल ये होता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इसकी, और इक्विलिब्रियम में इसका अमाउंट ही ज्यादा होगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे ये वाला कीटो फॉर्म है और इसमें टॉटोमेरिज हो, यहां का sp3 कार्बन का H शिफ्ट हो तो एरोमेटिक रिंग बन जाएगी, फिनॉल बन जाएगा, हाईली स्टेबल फिनॉल है। इस केस में अप्रॉक्सीमेट 100% फॉर्म में यही रहता है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, वरना जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये जीओसी के कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने यहां कवर कर लिए हैं। अब उसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस हैं, ये जीओसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार इन्हें सेट कर देता हूं मैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द इफेक्ट का मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट। तो किसमें इन तीनों इफेक्ट होंगे? जैसे इसमें तो केवल -I इफेक्ट होगा, I इफेक्ट ही एप्लीकेबल है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो सकता है, डबल बॉन्ड के जस्ट पास में sp3 कार्बन के H है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है और I इफेक्ट भी है, इंडक्टिव इफेक्ट भी है, sp2 कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं बट रेजोनेंस नहीं है। इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट भी है, I इफेक्ट भी ऑब्जर्व हो रहा है क्योंकि कीटोन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डबल बॉन्ड के पास CH3 है तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है और इसमें रेजोनेंस इफेक्ट भी हो रहा है, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट भी हो रहा है, M इफेक्ट भी इसमें एप्लीकेबल है, प्लस M माइनस M इफेक्ट। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। इसमें केवल रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। आंसर इसका हो गया C। नेक्स्ट है कार्बन बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट, C2C1 ये वाली बॉन्ड किसमें शॉर्टेस्ट होगी? देखो इन केसेस में यहां रेजोनेंस पॉसिबल है, रेजोनेंस हो सकता है, जबकि किसी में भी रेजोनेंस नहीं होगा। तो यहां मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा और मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, रेजोनेंस के कारण कभी कभी डबल बॉन्ड आएगा, तो ये वाली बॉन्ड सबसे छोटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कैटायंस। कैटायंस की स्टेबिलिटी देखनी है। पैरा पोजीशन पर ये OH जुड़ा हुआ है जो कि +M से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। इस कैटायन में ऐसा कुछ है ही नहीं, रेजोनेंस तो एरोमेटिक रिंग के साथ सभी है। हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहां मिथाइल पैरा पोजीशन से हाइपर कॉन्जुगेशन लगा सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, स्टेबिलिटी बढ़ा सकता है। और हेलोजन तो मेनली -I इफेक्ट लगाएगा, स्टेबिलिटी कम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब +M वाले की P की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर होनी चाहिए R।
भाई हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा इफेक्टिव होता है रेजोनेंस इफेक्ट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन कम करेगा। तो PrQS होना चाहिए, PrQS आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एनायन। यहां एनायंस है, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, कैटायन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप बढ़ाता है। यहां नाइट्रो -M लगा रहा है, पैरा पोजीशन पर है। यहां साइनाइड -M लगा रहा है, बट नाइट्रो का -M इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है साइनाइड से। यहां मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन से इनडायरेक्टली एनायन की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, और एस वाले में तो न्यूट्रल वाली कंडीशन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप P, फिर Q, फिर S एंड R, PQSR, 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 ये आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है राइट द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। लोन पेयर जितना आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को H+ को डोनेट कर सकता है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो यहां लोन पेयर sp3 नाइट्रोजन पर है, यहां लोन पेयर रेजोनेंस तो ये भी नहीं कर रहा है, लोन पेयर ये भी sp2 नाइट्रोजन पर है, रेजोनेंस ये भी नहीं कर रहा है, ये भी sp2 नाइट्रोजन पर है, sp3 पे, सॉरी sp3 पे। और ये लोन पेयर तो एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का पार्ट है, एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, एरोमेटिक का ये पार्ट है नाइट्रोजन sp2, बट इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होने वाली। तो sp3 नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, sp2 की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। इस केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और बेसिक स्ट्रेंथ इस नाइट्रोजन की कम कर रहा है, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम कर रहा है। इस कारण से सबसे ज्यादा बेसिक होगा इसमें P, फिर होगा R, एस करेक्टर और -I इफेक्ट के बेसिस पे, और इन दोनों में लीस्ट हो जाएगा S, क्योंकि इसमें लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, यहां का लोन पेयर लोकलाइज्ड है। तो आंसर होगा PrQS, PrQS आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट चले, Which of the following is a correct order of stability of alkene? एल्कीन में रेजोनेंस ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहां देखना, इसमें तो अल्फा H ज्यादा है, 12 अल्फा H है, जबकि इसमें केवल 2 ही अल्फा H है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बता रखी है, हटाओ इसको, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। यहां अल्फा H ज्यादा है, 12 अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। यहां 6 अल्फा H है, यहां भी 6 अल्फा H है, यहां 3 अल्फा H है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो और सिस और ट्रांस में ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये ऑर्डर तो करेक्ट ऑर्डर है। यहां इन दोनों में आपको दिख ही रहा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए जबकि कम बता रखी है, हटाओ इसको, और यहां भी इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, हटाओ इसको। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, टॉटोमेर इज नॉट एग्जिबिटेड बाय। टॉटोमेरिस किस में नहीं होगी? डबल बॉन्ड पे OH है, मैंने कहा था मल्टीपल बॉन्ड में के पास में ऑक्सीजन का H हो तो उसमें टॉटोमेरिस हो सकती है, तो इसमें तो एग्जिबिट करेगी। बट इसमें sp3 कार्बन का H नहीं है, नाइट्रोजन का H नहीं है, ऑक्सीजन का H नहीं, तो टॉटोमेरिस इसमें नहीं होगी। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। इसमें डबल बॉन्ड के पास में H है, यहाँ sp3 कार्बन के H है, इसमें भी कॉन्जुगेशन वाले सिस्टम में H है, यहां से इलेक्ट्रॉन टॉटोमेरिस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये पैरा टॉटोमेरिस इसमें हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड। चले आगे, नेक्स्ट है विच अमंग द गिवन एसिड हैज लोएस्ट pKa वैल्यू। लोएस्ट pKa वैल्यू का मतलब हो गया हाईएस्ट एसिडिक, है ना। मोस्ट एसिडिक कौन सा पूछ रहा है, इनडायरेक्टली ये पूछा गया है, मोस्ट एसिडिक कौन सा है। यहां पूछा है क्लोरो एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड की, ये रहा एसिटिक एसिड जिसकी यहां पर क्लोरीन है, इसमें ब्रोमो एसिटिक एसिड है, ब्रोमो एसिटिक एसिड, ये रहा ब्रोमो एसिटिक एसिड, अल्फा पोजीशन पे ब्रोमो है। नाइट्रो एसिटिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड की अल्फा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, और यहां है साइनो एसिटिक एसिड, तो साइनो एसिटिक एसिड ये हो गया। ऑब्वियसली नाइट्रो का आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, यहां आई इफेक्ट ही देखना है, रेजोनेंस तो कोई इफेक्ट ऐसा कुछ काम करेगा नहीं। तो ऑर्डर में अगर देखा जाए तो थर्ड की बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ती है, और विड्रॉ करने वाला एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो यहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा नाइट्रो, फिर उसके बाद में करेगा साइनाइड, उसके बाद में करेगा क्लोरो मतलब फर्स्ट, और उसके बाद में करना चाहिए बी का मतलब ब्रोमो का, तो सेकंड। तो फिर भी मोस्ट पूछा है तो ये होगी वैल्यू, थर्ड की आंसर हो जाना चाहिए इसका। नेक्स्ट
रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, यहां तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, H प्लस यहां से शिफ्ट होकर यहां जा सकता है, तो यह आंसर नहीं होगा, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। स्टेबिलिटी बढ़ रही है वहां पे, प्राइमरी से सेकेंडरी बन सकता है। यहां सेकेंडरी है, अगर ये वाला H शिफ्ट होकर यहां पहुंच जाता है तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, लोन पेयर के साथ में रेजोनेंस करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और ये भी आंसर नहीं होगा। इस केस में अगर H यहां से शिफ्ट होकर यहां भी आए तो सेकेंडरी से सेकेंडरी तो बनेगा, क्या होगा इसमें, कोई फायदा तो हुआ नहीं इसमें, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, इसमें अल्फा H 4 अल्फा H थे, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, इसमें तो 2 अल्फा H है, हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यही आंसर हो जाना चाहिए। यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर H शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा तो बेंजीन के जस्ट पास में पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये हो सकता है, मोर स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, आंसर थर्ड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन विल नॉट शो रेजोनेंस, तो यहां डबल बॉन्ड के जस्ट पास में रेजोनेंस हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज, इसमें तो हो सकता है, डबल बॉन्ड के जस्ट पास में पॉजिटिव चार्ज है, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस हो सकता है, बट यहां डबल बॉन्ड के पास में तो पॉजिटिव चार्ज है, बट ये पॉजिटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, यहां नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पहले से ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे, पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं तो फिर उस केस में नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, ये डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता पॉजिटिव चार्ज का, यहां तो डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, ट्रोपाइलियम आयन है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज, कैटायंस की स्पीशीज दी हुई है, ये टर्शरी कैटायन है, टर्शरी तो नहीं मानेंगे, जो भी है हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा है और रेजोनेंस इफेक्ट भी ज्यादा है, प्लस एम इफेक्ट काम कर रहा है इस जगह, यहां तो सेकेंडरी है सिंपल, यहां भी लोन पेयर का प्लस एम इफेक्ट काम कर रहा है, और यहां ये प्राइमरी है, तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन भी सबसे ज्यादा है और प्लस एम से स्टेबिलिटी बढ़ती है कैटायन की, तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर थर्ड की होनी चाहिए, रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव है, यहां सेकेंडरी और प्राइमरी में सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, देन थर्ड, फर्स्ट थर्ड टू फोर, 1 3rd 2 4, 1 3rd 2 4 आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। एक और क्वेश्चन है आइडेंटिफाई बेंजीन रिंग विच हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, यहां का लोन पेयर इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस एम इफेक्ट से, यहां का लोन पेयर भी प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट कीटोनिक ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा माइनस एम इफेक्ट से, यहां का सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप एरोमेटिक रिंग से तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, और यहां तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, माइनस एम इफेक्ट ये लगा रहा है रिंग के साथ, माइनस एम इफेक्ट ये लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट वाला, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट वाली रिंग में, एरोमेटिक रिंग में ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ में यहां नाइट्रो है ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पे माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट दोनों लग सकता है, मेटा पोजीशन पे केवल नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो का माइनस एम काम करेगा, माइनस आई तो निग्लिजिबल हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ गई, और यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर ऑर्थो इफेक्ट काम करता है, जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी फर्स्ट की, देन थर्ड की, एम इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर, ये आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला। इसमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज 2 डिफरेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, देखो यहां तो कंप्लीट रेजोनेंस होगा, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और इस कारण से मल्टीपल बॉन्ड का जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा, यहां की सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी, ये आंसर नहीं हो सकता, बट यहां रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, आपको बताया था टब शेप स्ट्रक्चर होता है, इसमें रेजोनेंस नहीं होता, तो डबल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं होगा, तो इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दो तरह की बॉन्ड लेंथ आएगी, यहां रेजोनेंस होगा, 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, डबल बॉन्ड सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सारे डबल बॉन्ड इक्वल होंगे, तो ये आंसर नहीं होगा, यहां भी रेजोनेंस होगा, 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और डबल बॉन्ड जो है वो दोनों जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगी, तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन हैं, 1-2 क्वेश्चन और है शायद। ये कंपाउंड है, इसमें इन दोनों कंपाउंड में ये बताना है कि ये अल्कोहल है, अल्कोहल में इस पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन
इथाइल अल्कोहल। इसका रीजन तो यह है कि क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट इस अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इंक्रीज नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल, माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन डिप्रेस द नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। ये गलत हो गया, मेरे हिसाब से इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन डिप्रेस द नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मोर स्टेबल एनायन। ये ठीक है, ये ठीक है। थर्ड, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करता है, डिप्रेस करता है। भाई यहां ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन है और क्लोरीन है। क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट जब यहां से H+ निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको डिप्रेस करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज नहीं करेगा, तो आंसर इसका थर्ड होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ बहुत तेजी से डिस्कशन किए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थ्योरी को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को टाइम कंपैरेटिवली कम चाहिए होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक डिस्कशन करेंगे, रिवीजन करेंगे। जीओसी में अभी इतना ही। ओके, बाय बाय।